चलिए, तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब चलिए हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई मतलब आपूर्ति, है ना। देखिए, अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड तन मन धन से पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है आपने अच्छे से, अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम अच्छे से पढ़ा है, और साथ ही साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर आपने ढंग से पढ़ा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर ढंग से पढ़ा है, तो लॉ ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी वेरी इजी फॉर यू। अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता है, मांग की लोच पता है, तो सप्लाई, आपूर्ति की लोच आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक, तो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन फॉर्म में पढ़ेंगे, थोड़ा सा तुलना करके पढ़ेंगे, ताकि चीज़ें आपको ध्यान रखने में आसान हो। और लॉ ऑफ डिमांड भी आप याद रखेंगे, द लॉ ऑफ डिमांड तो आपको पता ही होगा, और लॉ ऑफ सप्लाई की हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, इतनी बातें आई थिंक समझ में आ गई। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। लॉ ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आसान सा टॉपिक है। अगर आपको मांग वाला टॉपिक समझ में आया था तो डिमांड वाला थोड़ा सा सेट टफ होता है। तो डिमांड अगर आपको समझ में आ गया है तो सप्लाई बहुत ही आसान है, सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, चलिए, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई की। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई, आपूर्ति का नियम। ठीक है, एक चीज चलिए ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको याद हो, जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे, जब मांग का नियम पढ़ रहे थे, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या था? लॉ ऑफ डिमांड क्या था कि भाई किसी भी चीज का प्राइस बढ़ाने पर डिमांड क्या हो जाती, गिर जाती है, और प्राइस अगर कम करते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। और जब हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ा था, मांग के नियम को पढ़ा था, तो कंसिडरिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, आपको याद हो हमने बात की थी कि बाकी के अदर फैक्टर कांस्टेंट होंगे, जैसे लोगों का इनकम है, लोगों का टेस्ट है, लोगों का फ्लेवर है, बाकी अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मान के हमने काम किया था। ठीक, सेम इसी तरह से लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि किसी भी चीज का प्राइस बढ़ने पर, प्राइस, ध्यान से सुनिएगा, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है कि किसी चीज का प्राइस बढ़ने पर उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, और प्राइस घटने पर सप्लाई घट जाती है। तो लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो बेसिकली प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में आपको एक रिलेशन बताता है कि किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी सप्लाई बढ़ती है, किसी चीज का अगर प्राइस घटता है तो उसकी सप्लाई घट जाती है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बताता है। तो जो यहां पर प्राइस और जो आप सप्लाइड क्वांटिटी देखेंगे, यूनिट जो देखेंगे, जो संख्या में चीजों की आपूर्ति की जा रही है, इन दोनों में एक पॉजिटिव रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। जब हम लोग पढ़ रहे थे लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड में आपको क्या देखने को मिला था? वहां पर एक इनवर्स रिलेशन था। क्या था इनवर्स रिलेशन? कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता था तो डिमांड गिर जाती थी, और प्राइस अगर गिरता था तो डिमांड बढ़ जाती थी। अब हमें यहां क्या देखने को मिलेगा कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी जो सप्लाई है वो हम बढ़ा देंगे, और प्राइस अगर गिरेगा तो सप्लाई कम कर देंगे। अब ऐसा क्यों होता है? चलिए ध्यान से देखिएगा, कुछ बेसिक्स समझते हैं फिर ग्राफ्स पर आएंगे। पहले कुछ बेसिक्स देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं कोई चीज जो है, किसी चीज की 100 यूनिट है ना, मैं यहां लिख लेता हूं क्वांटिटी, यहां मैं लिख देता हूं क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब एक्चुअल में बात हो रही सप्लाई की। ठीक है, यहां पर क्वांटिटी की बात है, और यहां पर हम बात कर रहे हैं प्राइस की, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब अपना कितना पैसा बनाते हैं, अपना प्रॉफिट बनाते हैं। जब रेवेन्यू ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब किसी चीज का प्राइस, जब किसी चीज का प्राइस, मान लेते हैं क्वांटिटी 100 थी, किसी चीज की क्वांटिटी 100 है, यूनिट 100 है। क्वांटिटी मतलब इनडायरेक्टली आपके दिमाग में क्वांटिटी मतलब क्या होना चाहिए भाई? सप्लाई। ठीक है, जब किसी चीज की क्वांटिटी या फिर उसकी संख्या 100 है और उसका प्राइस अगर 10 रुपए चल रहा है, तो कोई चीज अगर 100 में, मैं ये सपोज ये पेन है,
इस पेन को मैं 100 पेन्स बनाता हूँ, 100 पेन मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, और इस 100 पेन का प्राइस जो है अभी बाजार में 10 रुपये चल रहा है, मार्केट में इसका प्राइस कितना है, 10 रुपये चल रहा है ना। हाँ, क्वांटिटी इक्वल टू सप्लाई, बिल्कुल। 100 पेन है, 100 पेन्स मैंने बनाए, 10 रुपये इसका प्राइस रखा। तो अगर मैं पूछूं तो मेरी कमाई कितने की होगी, तो आप सीधे कहोगे सर 1000 रुपये का आपका रेवेन्यू होगा, 1000 रुपये की आपकी सेल होगी, 1000 रुपये की आपकी सेल होगी, ठीक। ओके, चलिए इतनी बात हमें समझ में आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लेते हैं पेन का दाम 10 रुपये से बढ़ के 20 रुपये हो जाता है, 10 रुपये से बढ़ के 20 रुपये हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ आज की डेट में अगर मैं यहां पर जो क्वांटिटी सप्लाई है इसको 100 की बजाय 200 कर दूं, तो मेरे पास रेवेन्यू कितने का आ जाएगा, 4000 रुपये का रेवेन्यू आ जाएगा। और अगर मान लेते हैं प्राइस इसका गिरता है, मान लेते हैं 10 रुपये पहले प्राइस था, अब प्राइस इसका हो जाता है लेट्स सपोज 20 रुपये की बजाय मान लेते हैं 10 रुपये था, यहाँ 5 रुपये प्राइस हो जाता है, 5 रुपये प्राइस हो जाता है। और 5 रुपये प्राइस होने पर मैं अगर यहाँ पर 50 क्वांटिटी सेल करता हूँ, मान लेते 50 क्वांटिटी बिकती है, तो 50 क्वांटिटी बिकती है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 250 रुपये का रेवेन्यू होगा। अब आपको एक बात यहाँ पर क्या समझ में आ रही है, यहाँ पर आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर कोई भी दुकानदार है, जैसे मान लेते हैं मैंने बहुत सारा पेन जो है उसका प्रोडक्शन कर दिया, उसका उत्पादन कर दिया है, जब बाजार में मेरा जो प्रोडक्ट है, जब बाजार में मेरा वो जो प्रोडक्ट है वो सस्ता चल रहा है, मेरे प्रोडक्ट का प्राइस कम चल रहा है, ये प्राइस जो है क्या चल रहा है, प्रोडक्ट का कम चल रहा है, 5 रुपये का ही पेन बिक रहा है, तो बाजार में जब प्राइस कम चल रहा है तो मैं उसकी सप्लाई को कम रखना चाहूँगा। कारण क्या है, क्योंकि मेरे को रेवेन्यू कम मिलने वाला है। भाई 5 रुपये का अगर पेन चल रहा है और मैं वहाँ पर 50 यूनिट ही अगर सप्लाई करूँ तो मेरे को 250 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। इस समय मैं कोशिश करूँगा कि सप्लाई कम रखूँ, ज़्यादा आइटम रखने की कोशिश करूँगा अपने स्टॉक में, अपने पास इन्वेंट्री में या अपने स्टॉक में ज़्यादा आइटम रखने की कोशिश करूँगा और सप्लाई थोड़ी कम रखूँगा। कारण क्या है, क्योंकि अभी प्राइस सस्ता चल रहा है। वही क्या हुआ, बाजार में मेरे पेन का प्राइस बढ़ गया, पेन 5 रुपये की बजाय हो गया 20 रुपये का, पेन जो है 5 रुपये की बजाय कितने का हो गया, 20 रुपये का हो गया। अब पेन 5 की बजाय 20 रुपये का हो गया, तो मैं अब ज़्यादा स्टॉक बाहर निकालूंगा। भाई अब मैं ज़्यादा स्टॉक क्यों बाहर निकालूंगा, क्योंकि अब मेरे पैसे कमाने के चांसेस बढ़ गए, मेरे को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो पहले मैं केवल 50 पेन मार्केट में सप्लाई करता था, अब मैंने 200 पेन सप्लाई कर दिया। रीज़न क्या है, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है 20 रुपये। अब देखिए मैं 200 पेन सप्लाई करता हूं तो मेरे को रेवेन्यू जनरेट होगा 4000 रुपये का, और पहले अगर मैं 200 का सप्लाई कर देता तो मेरे को 2000 रुपये ही रेवेन्यू जो है जनरेट होता। अगर मैं जो है 200 पेन जो है सप्लाई करता तो 1000 रुपये का ही रेवेन्यू जनरेट होता। तो यहाँ पर फ़ायदा क्या हो रहा है कि जब बाज़ार में जो है प्राइस बढ़ा तब मैंने सप्लाई बढ़ाई, और जब बाज़ार में प्राइस घटा तो सप्लाई कम कर दी। तो ये बेसिकली आपको एक रिलेशन दिखाता है किसका, प्राइस में और सप्लाई में, मतलब क्वांटिटी जो सप्लाई होती है और प्राइस में एक रिलेशन दिखाता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई बेसिकली है क्या, ये जो सप्लाई का जो नियम है, आपूर्ति का जो नियम है, ये बेसिकली क्या दर्शाता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो किसी भी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ता है, किसी भी चीज़ का अगर हम प्राइस बढ़ता है तो प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी सप्लाई या फिर मैं सीधे लिख लूँ क्वांटिटी, उसकी सप्लाई या फिर जो क्वांटिटी है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एंड वाइस वर्सा, अगर किसी चीज़ का प्राइस गिरता है तो उसकी जो सप्लाई है उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो यूनिट है जो आप बेच रहे हो, उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ये सिंपल लॉ ऑफ सप्लाई कहता है, ठीक है। तो इसका मतलब लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से, आपूर्ति के नियम के हिसाब से होता क्या है
आपूर्ति के नियम के हिसाब से लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग होता क्या है, प्राइस जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है इसका, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसका, सप्लाई का। प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ सप्लाई, प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ सप्लाई। प्राइस बढ़ी, सप्लाई जो है बढ़ गई, प्राइस गिरी, सप्लाई गिर गई। लेकिन उल्टा नहीं होता, ये उल्टा नहीं होता। देखिए सभी जगह अप्लाई नहीं होता। फिर मैंने क्या कहा कि कंसिडरिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, बाकी के अदर चीजों को आप क्या रखिए, कांस्टेंट रखिए। बाकी अदर फैक्टर्स आप क्या करिए, कांस्टेंट रखिए। बाकी के अदर फैक्टर को क्या करेंगे, आप कांस्टेंट रखेंगे। हाँ सभी जगह नहीं अप्लाई होगा, यस वी नो, है ना, लेकिन आपको बाकी अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट करते हैं। जब कभी भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो लॉ को सही तरीके से डिफाइन करने के लिए बाकी अदर चीज़ों को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। तो जब हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं तो ऐसे कारण जो सप्लाई को असर डालते हैं, मैंने सप्लाई पर क्या क्या असर पड़ता है वो मैंने आपको सप्लाई को इम्पैक्ट करने वाले कारण और मांग को प्रभावित करने वाले कारण पहले आपको मैंने बता रखे हैं। क्या बताया था आपको मैंने सप्लाई के बारे में, कि सरकार के टैक्सेस हो गए, है ना, कच्चे माल का दाम बढ़ना हो गया, लोगों की एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ना हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का किराया भाड़ा महंगा होना, या फिर जो उपभोक्ता है या फिर जो बेचने वाला है उसका ऑब्जेक्टिव चेंज होना, ये सब सारी चीज़ें क्या है, हमारी कांस्टेंट हैं। केवल और केवल हमें केवल दो चीज़ों पर फोकस करना है, किस पर, प्राइस पर और सप्लाई पर। तो सिंपल सा हमारा नियम क्या है कि प्राइस जो है अगर बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस गिरेगा तो सप्लाई गिरेगी। इसी नियम पर पूरा लॉ ऑफ सप्लाई हमारा काम करेगा। इतनी बात सभी को क्लियर है, दैट प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई। लेकिन इनवर्स रिलेशन ट्रू नहीं है, इनवर्स रिलेशन ट्रू नहीं है। मतलब अगर मैं आपसे उल्टा बोलूं, उल्टा बोलने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, ये नहीं कहा जा सकता। सप्लाई बढ़ेगी प्राइस भी बढ़ेगा, ये चीज नहीं कही जा सकती। सप्लाई घटेगी प्राइस भी घटेगा, नहीं कहा जा सकता। तो लॉ ऑफ सप्लाई इज ओनली फंक्शन फ्रॉम वन साइड, इसीलिए कहा जाता है द प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई एंड प्राइस इज द फंक्शन ऑफ सप्लाई। प्राइस जो है इसके समानुपाती फलन है, प्राइस जो है वो आपूर्ति का समानुपाती फलन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल फंक्शन है। प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस गिरेगा तो सप्लाई गिरेगी। लेकिन सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा उससे प्राइस में क्या मूवमेंट होगा ये नियम नहीं बताता, ऐसा कोई रिलेशन नहीं। ध्यान से सुनिएगा इन स्टेटमेंट्स को, डायरेक्ट इनवर्स क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जो सप्लाई का नियम है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, इट्स ओनली फंक्शन वन साइड। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई गिरेगी, प्राइस गिरेगा तो प्राइस घटेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन सप्लाई के गिरने बढ़ने से प्राइस पर क्या असर आएगा, इसका कोई नियम नहीं है, इसका नियम नहीं है ये, इसका इसमें रिलेशन नहीं है। ठीक है, अगर आपको याद हो, जैसे हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, है ना, तो हमने प्राइस और डिमांड में असर देखा था। चलिए मैं एक आपको कनेक्ट करता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला है। हालांकि हमने डिमांड पढ़ रखा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, फिर भी थोड़ा सा फोकस होके पढ़िएगा। देखिए हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था कि भाई किसी भी चीज़ का अगर प्राइस जो है बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या होती है, डिमांड क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक, प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिर जाएगी, और अगर प्राइस जो है गिरता है तो डिमांड क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमने वहां पर क्या लिखा था, प्राइस इज इनवर्स फंक्शन ऑफ डिमांड। हमने लिखा था प्राइस जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती फलन होता है मांग का। ठीक, देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि भाई डिमांड बढ़ाओगे तो प्राइस गिर जाएगा, नहीं कहा जा सकता, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। बस रिलेशन क्या है, वन साइड है। प्राइस का डिमांड से रिलेशन है, इधर से रिलेशन है, लेकिन उल्टा रिलेशन नहीं है। वही सेम नियम यहां पर भी है। यहां पर अगर हम बात करें लॉ ऑफ सप्लाई की, तो यहां पर हमारे पास क्या है कि किसी चीज का अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो आपूर्ति है ना, या फिर मैं इसको सप्लाई कह दूं,
उसकी जो सप्लाई है वो आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। अगर किसी चीज का प्राइस को गिरा दिया जाए, है ना, तो उसकी जो क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी सप्लाई है वो गिर जाएगी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्राइस इज डायरेक्ट फंक्शन ऑफ, वहां इनवर्स फंक्शन था, यहां क्या होगा, डायरेक्ट फंक्शन ऑफ सप्लाई, आपूर्ति। मूल्य जो है आपूर्ति का समानुपाती फलन होता है। फलन यहां पर इसीलिए कहा जा रहा है, फंक्शन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वन साइड काम करेगा, समानुपाती फलन होता है, समानुपाती फलन होता है। प्राइस इज हैविंग द डायरेक्ट फंक्शन विद द सप्लाई। हाँ, और डिमांड इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ, प्राइस इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये हमने देखा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, तो ये पॉइंट सभी को क्लियर है। देखिए, इतनी बात समझ में आ रही है तो फिर मैं ग्राफ की तरफ बढ़ूं। फंक्शन, हाँ, फंक्शन मतलब एक साइड से आप काम करेंगे, दूसरे साइड से नहीं। क्लियर है, देखिए। चलिए, है ना, आप शब्दों में क्या भावनाओं को समझिए, क्या है भावना है, मतलब एक साइड हम केवल काम करेंगे। ठीक है, चलिए, अब यहां पर चलिए एक ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए, एक मैं वो बनाता हूं सिंपली, एक टैबुलर, एक टैब मैं बनाता हूं। यहां देखिए, किसी चीज का प्राइस है, क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी या फिर सप्लाई मैं कहता हूं। ठीक, प्राइस 10 था, सप्लाई 100 थी, प्राइस 20 हुआ, सप्लाई 200 हो गई, प्राइस 30 हुआ, सप्लाई 300 हो गई। अब इसको मेरे को ग्राफ बनाना है। ठीक, यहां पर अगर हम ग्राफ देखें तो शेड्यूल जो सप्लाई है, आपको ये एक चीज देखने को मिल रही है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, यहां देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव स्लोप है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई जो पॉजिटिव स्लोप ग्राफ है वो ऐसे बनता है। अगर आप ऐसे बनाएंगे, सो दिस वन विल बी द पॉजिटिव स्लोप ग्राफ। ऐसे आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव स्लोप देखने को मिलेगा। अब यहां पर एक नियम समझिए, मैंने आपको बताया था हमेशा जो है, मैंने आपको एक नियम बताया था, हमेशा वाई एक्सिस पर आपका क्या देखने को मिलता है, प्राइस, मूल्य या फिर कीमत, प्राइस पी। ठीक, और एक्स एक्सिस पर हमेशा हमें क्या देखने को मिलता है, क्वांटिटी। क्वांटिटी, क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, याद है आपको, अच्छे से याद होगा। ठीक, अब वहां पर हम पढ़ते थे लॉ ऑफ डिमांड, तो ये लाइन दिखाती थी डिमांड को। अब ये यहां पर लाइन जो है दिखाएगी एस, एस से मैं लिख देता हूं सप्लाई को, ये लाइन यहां दिखाएगी सप्लाई को, आपूर्ति को। एस एस लिखते हैं, शेड्यूल सप्लाई लिखते हैं, मैं एस लिख दे रहा हूं सिंपली समझने के लिए। ठीक है, चलिए देखिएगा, चलिए देखते अपना ग्राफ काम कर रहा है कि नहीं। जब किसी चीज का प्राइस पी था, है ना, जब किसी चीज का प्राइस पी था तो उसकी क्वांटिटी जो थी क्यू सप्लाई होती थी और सप्लाई था उसका एस। जब किसी चीज का प्राइस बढ़ा के पी से P1 कर दिया गया तो उसकी सप्लाई देखिए एस से बढ़ के S1 हो गई और क्वांटिटी भी जो है बढ़ गई क्यू से Q1। अगला पॉइंट, किसी चीज के प्राइस को घटा दिया गया, प्राइस घटा के P से P2 कर दिया गया, तो क्वांटिटी जो सप्लाई थी, सप्लाई भी घट के S से S2 हो गई और क्वांटिटी भी देखिए घट के Q से Q2 हो गई। ठीक, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि सप्लाई और जो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई आपूर्ति के नियम में कैसा स्लोप आपको देखने को मिलता है, तो पॉजिटिव स्लोप आपको देखने को मिलता है।
पॉजिटिव स्लोप आपको देखने को मिलता है, पॉजिटिव स्लोप ग्राफ देखने को मिलेगा। रीजन क्या है? क्योंकि दोनों में एक प्रोपोर्शनल रिलेशन है, मतलब एक समानुपाती संबंध है, रिलेशन है। प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस गिरा, क्वांटिटी घट गई, तो एक फ्लो में चलेंगे तो क्या है? पॉजिटिव स्लोप ग्राफ देखने को मिलेगा। डिमांड वाला याद करिए, डिमांड में हमारा नेगेटिव स्लोप था, है ना, उसको हम डिमांड वाले में याद करिए, हम ऐसे बनाते थे। क्यों बनाते थे? डिमांड वाले में नेगेटिव स्लोप क्यों था? क्योंकि जब हम प्राइस बढ़ाते थे तो डिमांड गिरती थी, और प्राइस घटाते थे तो डिमांड बढ़ती थी, तो वहां हमारा क्या था? नेगेटिव स्लोप आपको देखने को मिलता था। इतनी बात सभी को दिमाग में बैठ रही कि नहीं? कमेंट करिए, पहले इतना बताइए फिर आगे बढ़े। देखिए, क्लियर है सभी को? ठीक है, हाँ। चलिए, तो ये बात हमने तो टेबुलर फॉर्म में भी देख लिया, ऐसे भी देख लिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अदर फैक्टर्स। वैसे अदर फैक्टर्स के बारे में आपको पता है, बट स्टिल आई एम राइटिंग, है ना, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अदर फैक्टर्स क्या है? हमारे स्थिर हैं, जैसे टैक्सेस, कर, है ना। क्या हुआ सर? S2 से S1 का डिस्टेंस, S2 से S1 का डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल नहीं है अकॉर्डिंग, अरे भाई मैथ नहीं लगाना यहाँ। हाँ, मैथ लगा रहे हो तुम लोग, है ना। मैथ कहाँ लगा रहे हो भाई? ये तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने बना दिया है ऐसे ही। ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया है ना, ये बस ये देखने के लिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, फिर से सुनिए। गुड पॉइंट दिनेश। दिनेश ने कहा सर मैथ के हिसाब से ये इक्वल नहीं है, क्या है? देखिए, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लॉ ऑफ सप्लाई का, वो केवल और केवल आपको एक क्वालिटेटिव पिक्चर देता है। क्वालिटेटिव पिक्चर का मतलब क्या हो गया? क्वालिटेटिव पिक्चर का मतलब क्या होगा? ये कभी आपको ये नहीं बताएगा कि मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड मतलब कि अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई 5 बढ़ेगी, 10 बढ़ेगी, 50 बढ़ेगी, 100 बढ़ेगी, 200 बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी, उसके बारे में हमें नहीं पता चलेगा। अगर हम प्राइस को गिराते हैं तो नियम के हिसाब से कि प्राइस जो है उसमें जो सप्लाई है या क्वांटिटी है उसमें गिरावट होगी, लेकिन कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना। कि 5 सप्लाई कम हो गई, 2% कम होगी, 5% कम होगी, 10% कम होगी, दैट इज नॉट डिफाइंड। बिकॉज वो क्या है? वो एक वेरिएबल डेटा है। इट डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट यू आर सेलिंग। वो किस तरीके का प्रोडक्ट है वो आप सेल कर रहे हैं, वो चीज पता चलेगी। मैग्नीट्यूड को जब हम परसेंटेज में निकालते हैं तो अप्रॉक्स डेटा निकालने के लिए हम केवल और केवल बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। जब जैसे हमने याद करिए, हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, मांग की लोच पढ़ा था। तो मांग की लोच में हमने क्या सीखा था कि भाई अगर प्राइस बढ़ाया है तो डिमांड उससे कितनी सेंसिटिव है, डिमांड उससे कितनी प्रभावित है। तो उसमें पढ़ा था अधिक दो लोचदार मांग, बेलोचदार मांग, यूनिट इलास्टिसिटी, है ना, परफेक्टली इलास्टिसिटी, हमने ये सब पढ़ा था। इन द सिमिलर वे यहां पर भी हम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर देखिए टैक्सेस का चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा, यहां पर ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर,
जो निर्माता है उसका लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। अब निर्माता पता चला है सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, तो कम दाम में भी ज़्यादा माल बेच देगा, है ना, कम दाम में भी ज़्यादा माल दे देगा या फ्री में दे देगा। अगले को मार्केटिंग करनी, फ्री में बांट देगा। अंबानी साहब ने फ्री में बांट दिया, है ना, तो वो भी हो सकता है, लेकिन वो अदर फैक्टर है, उसको हम कांस्टेंट मानेंगे। तीसरा, वेजेस, वेतन, मजदूरों के वेतन ना चेंज हुए हों, है ना। वेजेस हो गए। इनकम लोगों की बात कर, इनकम वेज लगभग बराबर आ गया, है ना। इसके अलावा बात करें, वेजेस हो गया आपका। लॉजिस्टिक कॉस्ट या इनपुट कॉस्ट सीधे लिख दें, लागत मूल्य में कोई फर्क ना हो। इनपुट कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट, लागत मूल्य में बहुत ज़्यादा फर्क ना हो, है ना। तो पता चला इनपुट कॉस्ट अगर चेंज है, लागत मूल्य में अगर आपको बदलाव देखने को मिल रहा है, इनपुट कॉस्ट ही बदल गई है, तो दाम बढ़ा भी है तब भी यार हम ज़्यादा सप्लाई नहीं बढ़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपना आइटम ही महंगा हो गया है, जो प्रोडक्शन ही अब बहुत महंगा हो गया है, तो दिक्कत आएगी। तो अदर फैक्टर्स, जो भी हमने सप्लाई चेन पर असर डालने वाले अदर फैक्टर्स पढ़े थे, उन सबको हम क्या मानेंगे? स्थिर मानेंगे। तो अदर फैक्टर को कांस्टेंट मानकर हम यहाँ पर इसको जो है क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए क्लियर है इतना। देखिए इतना क्लियर है सभी को, कमेंट करिए फटाफट, बताइए इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, चलिए। तो ये बातें हमें समझ में आ गई। तो हमने पढ़ा लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? सिंपली किसी चीज़ का प्राइस बढ़ने पर सप्लाई जो है बढ़ती है, प्राइस गिरने पर सप्लाई बढ़ती है ना। तो ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब आपूर्ति में लोच। हाँ, ज़्यादातर डिमांड वाला ही क्वेश्चन आता है, बट फिर भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ लोच, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? हमने अभी एक बात ये साफ साफ पढ़ी भाई, कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़े तो सप्लाई बढ़ती है या क्वांटिटी बढ़ती है, और किसी चीज़ का अगर प्राइस कम हो तो सप्लाई या क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है, ठीक। अब सवाल उठता है कितनी कम होती है? मैंने प्राइस बढ़ाया तो क्या मैं सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा, थोड़ी बढ़ाऊंगा, या कितनी बढ़ाऊंगा? बढ़ाऊंगा तो, लेकिन कितनी? तो उसी में हम पढ़ेंगे कि यूनिट इलास्टिसिटी है, लेस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, मोर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ना, या परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है, या परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान टॉपिक है, डिमांड वाले से रिलेट करके पढ़िएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। बस थोड़ा सा ग्राफ हम ध्यान रख लेंगे। चलिए भी देखते हैं। पहला हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ना, वही हिंदी में आपूर्ति में इकाई लोच, आपूर्ति में इकाई लोच, ठीक है। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखिए, यूनिट इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ जो है सप्लाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईएस से। अगर आपको याद हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमने क्या लिखा था, चलिए मैं कंपैरिजन करके आपको बताता हूं। देखिए, आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या लिखा था? आपने लिखा था डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी। चेंज इन प्राइस का क्या असर पड़ेगा चेंज इन डिमांड पर, ये था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक। डेल्टा डी परसेंट हमने पढ़ा था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज जो प्राइस में होगा उसका डिमांड पर कितना असर पड़ेगा, वो था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो हमने ईडी पढ़ा था।
अब हमें पढ़ना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। सेम फॉर्मूला, बस डिमांड की जगह क्या कर दिया, क्वांटिटी कर दिया। डिमांड की जगह क्या कर दिया, क्वांटिटी कर दिया। प्राइस चेंज होने पर क्वांटिटी पर क्या असर पड़ेगा, प्राइस बढ़ाया तो क्वांटिटी, जो चेंज इन क्वांटिटी है वो कितनी बढ़ेगी, वो हमें देखना है। प्राइस अगर घटा दिया तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी वो कितनी कम होगी, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ईएस से। ईएस क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखिए समझ पा रहे हैं, कुछ याद आ रहा है? देखिए सिंपल से बात है, अगर आपने पिछला चैप्टर जो पढ़ा है ध्यान से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, आपके दिमाग में बैठा हुआ है, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। बट अगर वो नहीं समझ में आया है तो ये तो नहीं समझ में आएगा। तो मेरे को ईमानदारी से बताइए कितने लोगों को सबको समझ में आ गया कि नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिए सभी लोग। हाँ कि सर पिछला चैप्टर पढ़ लिया, अच्छे से समझ में आ गया। और अगर किसी ने भाई नहीं भी पढ़ा है तो आप पिछला चैप्टर जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि कोरिलेशन में हमें याद रखना है। जरूरत नहीं है सब कुछ हम रटें, है ना। एक समझ में आ गया है, दूसरा ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, उसी से कोरिलेट करके पढ़ना है ना। अब आपको पता है फॉर्मूला में क्या लिखूंगा, D2 माइनस D1 बटा D2 प्लस D1 बटा P2 माइनस P1 बटा P1 प्लस P2, वही फॉर्मूला यहाँ आएगा। Q2 माइनस Q1 बटा Q1 प्लस Q2 बटे P2 माइनस P1 बटा P2 प्लस P1, याद है ना। चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यस, बिल्कुल सेम वही चीज रख करेंगे हम। यस ठीक है। चलिए, तो मांग में इकाई लोच, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, ES बराबर 1, है ना। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आपकी, आपको 1 देखने को मिले। दूसरा, लेस इलास्टिक सप्लाई, कम लोचदार आपूर्ति। तो लेस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ES इज लेस देन 1। अगला क्या हो जाएगा, मोर इलास्टिक सप्लाई, अधिक लोचदार आपूर्ति। ES को हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 1। यस, गुड वन। हाँ, जिन्होंने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने अगर किसी रीजन से छूट गया सेशन तो बिल्कुल पढ़ लीजिए। देखिए इकोनॉमिक्स में बहुत सारे सेशंस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। तो एक भी चैप्टर अगर मिस होता है तो कोशिश करिए, अगर किसी कारण से क्लास आप नहीं लाइव ले पा रहे हैं तो उसको रिकॉर्डेड में जरूर कवर अप करिए, ठीक है। तो मोर इलास्टिक सप्लाई हमने देखा, उसके बाद हमने देखा परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। पूर्णतया बेलोचदार, बेलोचदार आपूर्ति, है ना। क्या हो जाएगा, पूर्णतया बेलोचदार बराबर 0 था, वहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 हो जाती थी, हाँ ये आपूर्ति 0 हो जाएगी। पांचवा केस क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ES बराबर इनफाइनाइट, पूर्णतया लोचदार आपूर्ति। पूर्णतया लोचदार आपूर्ति, ठीक। चलिए, तो ये केसेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं अपने ग्राफ की तरफ। लिख लीजिए इतना फटाफट, सभी लोग लिख लिया, इतना लिख लीजिए फटाफट, देखिए सभी लोगों ने लिख लिया।
फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इतना फटाफट, सभी लोग लिखिए फटाफट, फटाफट लिखिए फिर आगे बढ़े। देखिए ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ES से। ES बराबर क्या होता है? डेल्टा Q बटा डेल्टा P, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। तो प्राइस कितना बढ़ेगा तो उसमें क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज होगा वो हमें देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कमेंट कर दिया अगर ये लिख लिया है, या फिर हो सकता है मेरे पास थोड़ा सा लेट कमेंट आता है तो आप कर देते होंगे, तो मेरे को भी मिला नहीं। चलिए देखते हैं। चलिए पहला केस देखते हैं। अब मैं सीधे थ्योरी नहीं लिखूंगा है ना, मैं सीधे फॉर्म वो ग्राफ बनाता हूं आपका। पहला है यूनिट इलास्टिसिटी। यूनिट इलास्टिसिटी मतलब क्या है? इलास्टिसिटी ES इक्वल टू 1 है ना, यूनिट इलास्टिसिटी। अब चलिए हमारे पास फॉर्मूला है इलास्टिसिटी इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिर से वही अपना पूरा कंसेप्ट लगाते हैं। मैथ अप्लाई करिए, मैथ अप्लाई करिए। हमें जो है ES बराबर 1 चाहिए। ES बराबर 1 कब होगा? जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। जब मूल्य में प्रतिशत जो बदलाव है वो क्वांटिटी में प्रतिशत बदलाव के बराबर हो। मतलब अगर प्राइस को 10% बढ़ाया गया तो भाई क्वांटिटी भी 10% बढ़ जाएगी। प्राइस को अगर 10% गिराया गया तो क्वांटिटी भी 10% घट जाएगी। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? चेंज इन प्राइस डेल्टा P इज इक्विवेलेंट टू, ये लगभग पूरी तरीके से बराबर होगा किसका? चेंज इन क्वांटिटी। ये क्या कहलाएगा आपका? यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, इसका ग्राफ बिल्कुल जैसे नॉर्मल आपका ग्राफ देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये यहाँ पर सीधी सीधी लाइन ही मान के चलिए, दिस वन इज अ स्ट्रेट लाइन। ये आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी है ना। ये हमारे पास प्राइस है, ये हमारे पास क्वांटिटी है, ये हमारे पास क्वांटिटी Q है, प्राइस P है ना। ये हमारे पास सप्लाई S है। ठीक है, प्राइस बढ़ गया कितना हो गया? P से P1, प्राइस हो गया P से P1, सप्लाई हो गई S से S1, क्वांटिटी में चेंज Q से Q1। देखिए आपको दिख रहा होगा लगभग सेम है, तो इसको मान लेते हैं 10% चेंज, यहाँ पर भी मान लेते हैं लगभग 10% का चेंज। ठीक है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा आपको कर्व देखने को मिलेगा जिसमें आपको जो है दोनों में चेंज आपको सेम देखने को मिलेंगे। तो पूछा जाता है अगर किसी पर्टिकुलर ग्राफ में जो है चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी बराबर है, मतलब जो प्राइस में जो चेंज है और जो क्वांटिटी में चेंज है दोनों अगर इक्वल है, तो ये किस प्रकार की इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा? तो ये किसको दिखाएगा? यूनिट इलास्टिसिटी को दिखाएगा। ठीक, यूनिट इलास्टिसिटी की एक और जो है डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन का मतलब एक कंसेप्ट होता है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनिट इलास्टिसिटी ही एक ऐसा पर्टिकुलर ग्राफ आपको देगा जिसका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और ध्यान रखिएगा ये अलग अलग मान लेते हैं सप्लाई है, S1 S2 S3 S4, ये अलग अलग सप्लाई है। कहने को ये किसी भी एंगल पर हो, ये यहाँ से सेंटर से ये किसी भी एंगल पर हो, एंगल से बिल्कुल भी मतलब नहीं। अगर ग्राफ आपके ओरिजिन से निकला हुआ है तो ये यूनिट इलास्टिसिटी होगा, और ये इस बात को बिल्कुल डिफाइन करेगा कि जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है और जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है दोनों हमेशा बराबर होगी। इस बात को याद रखिए, इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। फिर से मैं बताता हूं, देखिए आपका ये ग्राफ ऐसे बना। अब ये जो सप्लाई है आपकी, जो सप्लाई का जो ग्राफ है वो ऐसे रहे ऐसे रहे ऐसे रहे, मतलब किसी भी एंगल पर हो, ये एंगल से मतलब ही नहीं, एंगल किसी पर भी एंगल पर हो, आपको हमेशा ये बात को दिखाएगा। अगर ग्राफ ओरिजिन से निकला हुआ है तो ये बात हमेशा दिखाएगा कि प्रोडक्ट जो है यूनिट इलास्टिसिटी है, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का प्रोडक्ट है। इस केस में ये बात ध्यान रखिएगा, डिमांड से ये बात अलग है। डिमांड में ऐसा कुछ नहीं था, यहां है। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी एंगल पर हो ये हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इस इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, अभी दूसरा ग्राफ देखेंगे। ग्राफ में अंतर है इसलिए मैं ग्राफ पर फोकस करके चलिए, ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये
जीरो से स्टार्ट होगा। लिख लिए सभी लोग? हाँ ये, हाँ अब मैं थोड़ा सा आराम से बताऊंगा, क्योंकि आपने जो है चीज़ें वो जो पढ़ी हुई थी वो हमने रिलेट कर लिया। अब हम थोड़ा सा आराम से चलेंगे आगे। क्लियर है? पहला कमेंट करिए। इलास्टिसिटी, यूनिट इलास्टिसिटी इज वेरी इजी, सिंपल सी बात है। क्या है? चेंज इन प्राइस इज इक्विवेलेंट टू दैट परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। जितना प्राइस में परसेंटेज चेंज हो उतना सप्लाई में भी अगर परसेंटेज चेंज हो, तो दोनों में चीजें सेम हैं, दोनों में परिवर्तन सेम है, तो हमारे लिए केस इक्वल होगा। ठीक, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक, चलिए दूसरा केस देखते हैं। दूसरा हमारे पास केस है लेस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लेस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर्मूला हमने देखा, डेल्टा क्यू, चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बटे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसकी वैल्यू एक से कम कब आएगी? मैंने आपको बताया था, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो, जब हर बड़ा हो और अंश छोटा हो, तो हमेशा इसकी वैल्यू एक से कम आएगी। इसका मतलब द परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, जो प्राइस में जो प्रतिशत बदलाव है वो ज़्यादा हो किससे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, मतलब जो सप्लाई है उससे ज़्यादा चेंज हो। इसका मतलब क्या हुआ? प्राइस में बढ़ाऊं 20%, लेकिन जो सप्लाई बढ़े वो 10% ही बढ़े। प्राइस में बढ़ा दूं 50%, लेकिन सप्लाई बढ़े तो पता चला 5% ही बढ़ा। तो चेंज इन प्राइस ज़्यादा होगा, लेकिन जो चेंज इन क्वांटिटी है, जो सप्लाई है, वो उतनी ज़्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे। ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको इस फॉर्मूले से। ये बात आपको बिल्कुल फॉर्मूले से समझ में आ रही है? ठीक, चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, देखिए। ठीक, इसका ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ग्राफ ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होगा, इसका ग्राफ स्टार्ट होगा कुछ इस तरीके से, ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों नहीं होगा? चलिए समझते हैं। देखिए, लेट्स सपोज ये हमारे पास, ये हमारे पास प्राइस P है, क्वांटिटी Q है, सप्लाई S है। प्राइस को आप बढ़ा दीजिए, प्राइस को मैंने बढ़ाया P से P1, क्वांटिटी में चेंज Q से Q1। देखिए ध्यान से, प्राइस तो लगभग आप मोटा मोटा, आप देखिए मैं आपको डिफरेंस दिखा रहा हूं, यहां पर लगभग बदलाव किया मैंने, प्राइस बढ़ाया 10%, लेकिन क्वांटिटी में जो आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है, लेट्स सपोज दिस वन इज ओनली 5%। यहां पर आपको देखने को मिलेगा स्टीपर कर्व। बट दिस विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रहा। सप्लाई वाले केस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि सप्लाई वाले केस में केवल और केवल जो यूनिट इलास्टिसिटी वाला केस है, जो पहला हमने पढ़ा, उसी में केवल जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, दिस वन। बाकी कोई भी ग्राफ, मतलब अभी हम और जो 4 केस पढ़ेंगे उसमें किसी से में भी हम जो है यहां से ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होंगे, बाकी किसी में भी। इज इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रही है? जो डिफरेंस है मैं उस पर फोकस कर रहा हूं। देखिए, हरियाणा इकोनॉमी के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं करा दूंगा, है ना। बाकी कुछ जो हरियाणा से जुड़ी जो बातें वो आपको संदीप सर कवर कराएंगे। बाकी हरियाणा से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हैं इकोनॉमिक्स के, वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। हाँ, उसमें जैसे नाबार्ड वगैरह से जुड़ी हुई बातें हैं, काफ़ी पॉइंट्स हैं, तो वो मैं कवर अप करा दूंगा। ठीक है, देखिए पहले इतनी बात समझ में आ रही है? देखिए, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपको मत्था मारना है वो मारना है, बस इस तरीके का। बाकी जो मैक्रो है, मैक्रो थ्योरेटिकल है, मैक्रो थोड़ा इजी पड़ेगा आपको, है ना, वहाँ भी समझना है, लेकिन थोड़ा इजी है क्योंकि थ्योरेटिकल है। यहाँ थोड़ा ग्राफ्स और थोड़ा सा मैथ्स वो सप्लाई होगा। तो अगर आप में से कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं है तो थोड़ा सा उसको जो है थोड़ा सा समझने में लगता है कि उसको थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में इसको समझें, ताकि इसमें किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आराम से बिल्कुल समझेंगे। समझ में आ गया? कमेंट कर दीजिए हाँ सर क्लियर है।
ठीक है, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, घर पे रिवीजन करिएगा, कोई डाउट होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट सेशन पे जरूर पूछिएगा। चलिए अभी इसको पहले बना लेते हैं, आज इसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हो गया। अब क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि अधिक लोचदार है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, चेंज इन क्वांटिटी बटा चेंज इन प्राइस। इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा चाहिए। 1 से ज़्यादा कब होगा, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा, जब अंश बड़ा होगा। इसका मतलब डेल्टा जो पी है, चेंज इन प्राइस कम हो लेकिन क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज हो, प्राइस थोड़ा सा बढ़े लेकिन सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाए, वो ग्राफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो ग्राफ देखने को मिलेगा, दिस वन विल बी लाइक दिस, ठीक है, देखते हैं। क्वांटिटी क्यू है, देखिए प्राइस हमारा कम चेंज होगा, ठीक है, Q1। तो प्राइस में मान लेते हैं 10% का चेंज, यहाँ मान लेते हैं 20% का चेंज, ठीक है। तो ये प्राइस हो गया P से P1, प्राइस बढ़ गया तो देखिए क्वांटिटी बढ़ गई, सप्लाई S था S1, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर ग्राफ स्टार्ट होगा y एक्सिस वाले पॉइंट से, यहां पर स्टार्ट होगा y एक्सिस वाले पॉइंट से। इससे जो पिछला ग्राफ था वो स्टार्ट हुआ था x एक्सिस वाले पॉइंट से, ये स्टार्ट हुआ y एक्सिस वाले पॉइंट से, दिस वन। यहाँ इसका ओरिजिनेशन, यहाँ जीरो पॉइंट होगा, जीरो रेफरेंस पॉइंट, ये हमारा ओरिजिनेशन होगा, ठीक है। और इसमें ये यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, मोर इलास्टिक सप्लाई। मोर इलास्टिक सप्लाई मतलब प्राइस थोड़ा सा बढ़ाएंगे सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्राइस थोड़ा सा कम करेंगे सप्लाई ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। ईडी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। बस यही दोनों ग्राफ आपको ध्यान रखने हैं। ईडी लेस देन 1, सॉरी ईडी मैंने लिख दिया, सॉरी वो डिमांड लिख दिया, सॉरी ये सप्लाई है ना, ES इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। बना लिया सभी ने, प्राइस में थोड़ा चेंज, क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज, देखिए क्वांटिटी ज़्यादा चेंज। इसको हम लोग जनरली कह देते हैं फ्लैटर कर्व, ये थोड़ा सा यहाँ फ्लैट होता है, फ्लैटर कर्व, ये थोड़ा सा फ्लैट ऐसे रहता है, यूं दिस वन। कर्व वही, वहां पर भी फ्लैटर था, बस ओरिजिन कहां से शुरू होगा, बस वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि यहां बन रहे हैं पॉजिटिव स्लोप कर्व, वहां था नेगेटिव स्लोप कर्व, इसलिए आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा, ठीक है। वहां देखिए सारे ग्राफ हमारे ऐसे हवा में बनते थे, है ना, ऐसे हवा में थे। यहाँ जो है, यहाँ पर वो इनफाइनाइट लाइन से स्टार्ट होता था, ये यहाँ पर पॉइंट से स्टार्ट हो रहा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 0, मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक, कोई असर नहीं पड़ना प्राइस बढ़ने पर, सप्लाई पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ये कब होगा भाई, 0 कब होगा, जब हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी 0, क्वांटिटी नहीं 0 है, क्या है, चेंज इन क्वांटिटी 0 है, कि प्राइस आप बढ़ाते रहिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, देखिए ध्यान से, इसका क्या एग्जांपल, इसका एग्जांपल है एक्चुअल में, इसका एग्जांपल है प्रॉपर्टी या लैंड, जमीनें। देखिए जमीनों के दाम बढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या जमीनों की सप्लाई बढ़ जाती है, क्या प्रॉपर्टी की सप्लाई बढ़ जाती, नहीं, जमीनों के दाम बढ़ते रहते, लेकिन क्या लोग ज़्यादा जमीन तो लिमिटेड है, वो फिक्स है, वो ज़्यादा बढ़ती तो है नहीं, तो प्राइस बढ़ता रहता प्रॉपर्टी का, फिर भी ज़मीनें उतनी ही रहती हैं, प्राइस घटता भी है तब भी ज़मीनें उतनी रहती हैं, तो सप्लाई में ज़्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें फिक्स्ड होती हैं।
है ना, जो चीज़ें बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में हैं उनकी ना संख्या आप बढ़ा सकते हैं, है ना, और ना आपको ज़्यादा घटा सकते हैं अचानक, है ना, तो वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये एक आइडियल केस है, ये भी, है ना। तो आपका क्या करना है, प्राइस सेंसिटिव, मतलब ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो है, मतलब टू मच प्राइस सेंसिटिव। यहाँ पर देखिए क्वांटिटी क्यू है, प्राइस पी है, प्राइस में जरा सा फ्लक्चुएशन करेंगे क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा। ठीक है, प्राइस में जरा सा चेंज क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज, देखिए Q1 Q2 Q3 ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, प्राइस में जरा सा मूवमेंट होगा क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा शिफ्ट होगा। तो यहाँ देखने को मिलता है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल कर्व, ये आपका क्या है, एस सप्लाई। ठीक, ये तो आपको डिमांड वाले की तरह है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना, ये आपका डिमांड वाले की तरह है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो। ठीक, अगला पांचवा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू इनफाइनाइट, परफेक्टली इलास्टिक, ऐसा कोई सामान नहीं है परफेक्टली इलास्टिक, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। इसमें क्या हो जाए, चेंज इन प्राइस जीरो हो, प्राइस में कोई बदलाव ना हो और इनफाइनाइट चेंज हो जाए क्वांटिटी में। है ना, ये आपका केस है। ठीक है, देखिए प्राइस में आप जो है प्राइस ऑलमोस्ट जीरो है, क्वांटिटी जो है वहाँ चेंज होती रहेगी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वर्टिकल। बना लीजिए सभी लोग, और अगले सेशन में पढ़ के आइएगा अच्छे से, अगले सेशन में पढ़ के आइएगा, कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, बिल्कुल पूछिएगा। एक मिनट, क्वांटिटी जीरो, चेंज इन क्वांटिटी जीरो है ना, हम तो यहाँ क्वांटिटी चेंज करें, भाई ये उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी, वैसे इसको मैं इधर ही लिख देता। देखिए ग्राफ वही है, बट जो है ये एक्सचेंज हो गया है ना, ये यहाँ पर हमें जो है हॉरिजेंटल देखने को मिलेगा, है ना, प्राइस हमारा जो है, प्राइस हमारा चेंज है ना, क्वांटिटी में जो है वहाँ पर डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है वो हम जो है वर्टिकल, ये वर्टिकल यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्राइस में हमारा चेंज है, क्वांटिटी में हमारा जो है यहाँ पर चेंज जो है जीरो है ना, तो क्वांटिटी हमें फिक्स रखनी है, वहाँ मैंने क्वांटिटी ही चेंज कर दी थी, सॉरी। देखिएगा इसको, ये हमारा प्राइस है, ये हमारा प्राइस है, प्राइस हमारा जो है चेंज है, उसके हिसाब से क्वांटिटी में आपका डिफरेंस जो है जीरो है, तो प्राइस आप बढ़ाते घटाते रहेंगे, क्वांटिटी उतनी रहेगी, है ना। और ये वाला कर्व यहाँ पर होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर देखिए प्राइस आपका जो है ऑलमोस्ट जीरो है और क्वांटिटी यहाँ पर आपकी जो है चेंज होती है, आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, हाँ इसको थोड़ा सा बना लीजिएगा, है ना, डिमांड वाला आपको ध्यान हो तो डिमांड वाला ही ऐसे ही था। ठीक है, ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये डेल्टा, हाँ हाँ समझ गए, बस बस बस, बिल्कुल सही बात, गुड वन, जो है एस। ठीक है, तो डेल्टा पी बराबर जीरो, डेल्टा क्यू बराबर जीरो। ठीक है, चलिए, देखिए कितना क्लियर है। एक काम करिएगा, घर पे इसको आराम से रिवाइज करिएगा, और जो है कोई अगर डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो बिल्कुल उसको पूछिए। अभी आगे हम लोग इक्विलिब्रियम वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उसके बारे में पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, तो एक बार कंपैरिजन करके एक काम करिएगा, घर पे कॉपी में एक पेपर पे एक साइड डिमांड का लॉ और उसके सारे इलास्टिसिटी के ग्राफ, एक साइड जो है सप्लाई और उसके इलास्टिसिटी के ग्राफ, दोनों एक साथ बनाइएगा, देख लीजिएगा एक साथ, आपको आराम से ध्यान आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पर, तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।